बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिलाल नाम का एक लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वह अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और उन गरीब किसानों से बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार हरिलाल बहुत ही ज्यादा लालची था। गरीब किसानों को बहला फुसलाकर पहले ठेके में काम करवाता और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए बस दिन भर काम करते रहते हैं और बाद में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। और हमें देखो, हम बस इन्हें आदेश देते हैं और समय आने पर सारी फसल हमारे गोदामों में भर जाती है और ये किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारा हर काम करते हैं। इसे कहते हैं जमींदार हरिलाल का दिमाग। हाँ मालिक, आप तो यहाँ के जमींदार हो और सभी किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हो। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आप भली भांति जानते हो। मालिक, पूरे गांव पर आपका ही राज्य है। आपकी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ का राजा तो हूं ही। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी शर्तों पर जमीन उधार देता हूँ कि मेहनत ये करते हैं और फसल में हड़प लेता हूँ। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है। तभी उसके पास मदन नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप गरीब किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। मालिक, तो आप मुझे भी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूँ। मेरा नाम मदन है और मैं पास के ही गांव सीतापुर में रहता हूँ। हाँ ठीक है मदन, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। ठीक है मालिक, बताइए आपकी क्या शर्त है। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद मदन वहां से अपने घर चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, जमींदार साहब से जमीन तो मिल गई है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूँ। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। मदन उस खेत पर दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है। मदन गेहूं की फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधी फसल जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। मदन के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार हरिलाल के कानों तक पहुंचती है। क्या सेठ जी, आपको पता है क्या, आज मदन अपने फसलों की कटाई कर रहा है। इस साल मदन ने खेत में बहुत अच्छी फसल उगाई है। उसकी फसल तो बहुत अच्छी फसल लहा रही थी। अब मदन ने उसकी कटाई करनी शुरू कर दी है। अरे सच में ये तो बहुत अच्छी खबर है कि मदन आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे मदन, फसल तैयार हो गई है। अरे इस बार तो ये फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी फसल उगाने के लिए इस बार मैंने इस खेत में अपना जी जान खून पसीना सब लगा दिया है। मैंने दिन रात इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे भाई, तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है जो इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो मगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसी होगी। मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। ज्यादा मत बोल मदन, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है।
शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल। मुझे जल्दी जाना है, मुझे और भी काफी काम है। यह कहकर जमींदार मदन से सारी अच्छी गेहूं की फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल मदन के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर मदन मायूस हो जाता है। हे भगवान, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। हे भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? मदन इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद मदन का बेटा सूरज, जो शहर पढ़ने के लिए गया था, वापस गांव आ जाता है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटा, इस गांव में गरीब किसानों की यही किस्मत है। जमींदार हरिलाल जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फल जमींदार हरिलाल जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की यह स्थिति सुनकर सूरज बहुत दुखी हो जाता है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गया हूं। ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगा और लालची जमींदार को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगा। अगले ही दिन सूरज जमींदार हरिलाल के घर पहुंच जाता है। अरे सूरज, तुम यहाँ कहो, क्या बात है? मालिक, अब से पिताजी की जगह मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है? अब तुम खेती करोगे क्या? तुम अभी बच्चे हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़े लिखे लड़के हो, खेती नहीं कर पाओगे। नहीं मालिक, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन हूं तो किसान का बेटा ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेता हूं। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है? सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रहे हैं ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें तो सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। जमींदार हरिलाल, ये तो बच्चा है। इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बता देता हूं जिसकी इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता मदन हर साल गेहूं ही लगाता है, तो ये भी गेहूं ही लगाएगा। अच्छा सूरज सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगे। अगर मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ऐसा ही होगा। अगले दिन से सूरज खेतों पर काम करना शुरू कर देता है। सूरज ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल बहुत अच्छी हुई थी। अब सूरज खेत से आलू निकालने लग जाता है। फसल की खबर मिलते ही जमींदार हरिलाल सूरज के पास आता है। अरे सूरज, शर्त तो याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। ये धान का फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? हाँ मालिक, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस बार आलू की फसल लगा देता हूँ। अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तो तुम ले रहे हो। आप ही की शर्त है मालिक, आप ही ने शर्त बताई थी और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानता, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह सूरज ने अपने चालाकी दिखाते हुए
लालची जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गया और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आया। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की और ये सूरज का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वह बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो उसे, अगली बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगा। कुछ दिन के बाद सूरज दोबारा जमींदार के घर जाता है। कहो सूरज, क्या चाहिए तुम्हें? कैसे हैं मालिक? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी सुन लो। लड़के, इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। लड़के, इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मालिक, इस बार फसल के ऊपर का भाग मेरा ही होगा। इस तरह सूरज जमींदार से बात करने के बाद अपने घर आ जाता है। इस बार भी सूरज दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। सूरज इस बार गेहूं का लगाता है। कुछ दिनों बाद गेहूं की फसल काफी अच्छी उगाती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब अच्छी लग रही है। मजा आ गया। आने दो उस लालची जमींदार को, तब मजा छकाता हूं उसको। कुछ दिन के बाद जमींदार सूरज के पास आता है। जैसे ही जमींदार सूरज के खेत के पास पहुंचा, गेहूं की फसल देखकर उसका तो दिमाग ही चकरा गया। अरे ये क्या? इस सूरज ने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। यह लड़का तो जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। प्रणाम मालिक, कैसे हैं आप? देखिए मालिक, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है और आपकी शर्त के अनुसार इस फसल का ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। इस तरह अपनी चतुराई से सूरज ने दोबारा जमींदार हरिलाल को मूर्ख बना दिया और जमींदार एक बार फिर से धोखा खाकर गुस्से से तिलमिला गया। अरे मालिक, उस पिद्दी से लड़के का दिमाग तो देखिए। आप जैसे इतने बड़े चालबाज को उसने फिर से मूर्ख बना दिया। तुम सही कह रहे हो जुगनू, मैं तो उसे बच्चा ही समझ रहा था और उस बच्चे ने मुझे फिर से मूर्ख बना दिया। अगली बार उसे आने दो, फिर उसे बताता हूं कि जमींदार हरिलाल क्या चीज है। सूरज ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आया और उस फसल का कुछ हिस्सा सूरज ने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। सूरज और उसका पिता मदन दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आ गया। चलो, आज उस लालची जमींदार के पास दोबारा मुलाकात करता हूं और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाता हूं और देखता हूं इस बार वह जमींदार शर्त में अपना कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। यह सोचकर सूरज उस जमींदार के पास ठेके पर जमीन के लिए दोबारा जाता है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मैं भी जमींदार हरिलाल हूं। मुझे होशियारी नहीं आती है मालिक, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूं। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अपनी जबान पर काबू रखो सूरज। तुम यह क्या बोल रहे हो? जिस काम के लिए आए हो वह बात करो। यहां ज्यादा ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक, चलो काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए, इस बार आपकी क्या शर्त है? हाँ, शर्त तो है। तू खुद को बड़ा होशियार समझता है ना बच्चे। चल, इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा।
अब बोल, क्या यह शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। चलिए अब मैं चलता हूं, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर सूरज अपने घर चला जाता है। वह फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाता है और इस बार वह गन्ने की फसल लगाता है। सूरज बेटा, इस बार खेती में कौन सी फसल लगाया है? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की खेती की है। फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी पिताजी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। कुछ दिनों बाद लालची जमींदार और जुगनू दोनों सूरज के पास आने लगे। मालिक, इस बार सूरज का तो दिमाग ही चकरा जाएगा। इस बार आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का भी हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। तूने बिल्कुल सही कहा जुगनू। इस बार मैंने अपने दिमाग का 400% उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। मैंने अब देखता हूं वह सूरज का बच्चा कैसा बचता है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वह खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार सूरज ने गन्ने की खेती की है। ये सूरज तो आपका भी बाप निकला। देखिए जरा, इसने इस बार कौन सी फसल लगाई है? अरे ये क्या, इसने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूसी आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए मालिक, कैसे हैं आप दोनों? आपस में क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। जरा मुझे भी तो बताओ, मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगा? मालिक, आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपके शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। अरे ओ किसान के बच्चे, मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत कर। बेईमानी और मक्कारी में ये सबके बाप हैं बाप। ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे ओ जुगनू, बस कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने इन भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़के ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसीलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सभी किसान की मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वह सब उनको वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने तो यह बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, ना ही वह कभी अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह दिन रात अपना पेट जलाकर वह मेहनत करता है। ऐसे में इनको तकलीफ देना या इनके साथ बेईमानी करना अच्छी बात नहीं है। इसलिए इनका हक तो इन्हें मिलना ही चाहिए। आप इनको इनकी जमीन वापस लौटा दीजिए मालिक, और अभी भी समय है, सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह सूरज अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सही रास्ते पर ले आता है। जमींदार हरिलाल ने वहां के सभी किसानों की जमीन और उनका पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद वहां के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे और किसी भी जमींदार ने किसी भी गरीब किसान का हक नहीं मारा। एक पुराने जर्जर घर में अकेली रहती है एक बुढ़िया अम्मा। उनके पति का देहांत सालों पहले हो चुका था। अब इस दुनिया में उनका कोई अपना नहीं बचा। हर रोज वो नदी किनारे जाकर मछली पकड़ती और उसी से अपना गुजारा करती। उम्र ने उनके शरीर को झुका दिया था, पर पेट की भूख
अभी भी उन्हें मेहनत करने पर मजबूर करती थी। हाय रे, हे भगवान, ये कमर भी ना जैसे अब हर बार उठने बैठने में टूट ही जाती है। बुढ़ापा क्या क्या दिखाएगा मुझे। नींद तो बहुत आ रही है, पर सो भी नहीं सकती। अगर दिन में सो गई तो रात को पेट की भूख कैसे सहूंगी। नहीं, उठ जा, चल अम्मा, अभी नदी जाना है। अम्मा खुद से बातें करती हुई धीरे धीरे अपने फटे कपड़े ठीक करती हैं। एक पुराना टूटा सा डिब्बा उठाती हैं जिसमें जाल रखा होता है। हाँ, हे भगवान, अब तो हाथों में ताकत भी नहीं बची, पर क्या करूं? कोई है भी तो नहीं जो मुझे रोटी दे दे। नदी ही मेरी माँ है, वही पेट भरती है। चल चल अम्मा, एक एक कदम संभाल कर चल। बूढ़ी अम्मा अपना टूटा फूटा जाल लेकर नदी की तरफ चल रही थीं। धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी और रास्ते में बिखरी धूल उनके पैरों से चिपक रही थी। तभी गांव का एक आदमी उनके सामने आ खड़ा हुआ। अरे अम्मा, कहाँ जा रही हो? फिर से मछली पकड़ने नदी की ओर? हाँ बेटा, और कर भी क्या सकती हूँ। कोई है नहीं जो मुझे बिठा कर रोटी खिला दे। अगर मेरा कोई बेटा होता तो शायद वो मुझे खिलाता, पर वही तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। ऊपर वाले की मर्जी ही कुछ और थी। उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई। हाँ। तो आज कौन सी मछली पकड़नी है अम्मा? बड़ी और अच्छी मछलियाँ तो अब जाल में फंसती ही नहीं। रोज वही छोटी छोटी मछलियाँ हाथ में आती है, और अब उम्र भी तो हो चली है मेरी। शरीर जवाब दे रहा है। बस एक ही चिंता हर रोज सताती है, इस बुढ़ापे में मुझे कौन खिलाएगा। उसकी चिंता मत करो अम्मा, हम सब गांव वाले तुम्हारे बेटे जैसे हैं। जब तक जिंदा रहोगी हम खिलाएंगे, और जब तुम चली जाओगी तो कंधे पर उठाकर शान से विदा करेंगे। अरे करम जले, सुबह सुबह मरने की बातें करता है। अगर मैं मर गई तुझे बड़ी खुशी होगी, है ना? जा तू मर, तेरा पूरा खानदान मरे। हाँ। आदमी ठहाका मारकर हंस पड़ा। हे ऊपर वाले, आज एक बड़ी मछली हाथ में लग जाए। हाँ, दया करो प्रभु, मुझ पर रहम करो। अम्मा जाल डालती हैं। कुछ देर बाद जाल खींचती हैं तो उसमें सिर्फ पानी और कीचड़ होता है। अरे, बड़ी मछली के लिए प्रार्थना की थी और हाथ आया ये खाली जाल। अब तो गुस्सा आ रहा है। कोई भी मछली फंस जाए, कुछ भी, ताकि मैं खाकर जिंदा रह सकूं। कई कोशिशों के बाद जाल में कुछ छोटी छोटी मछलियां फंसी। अम्मा, इन नन्ही मछलियों से काम कैसे चलेगा? रेहू, कटला, झींगा जैसी बड़ी मछलियां भी तो पकड़नी होंगी ना? अरे, बहुत बक बक मत कर बेटा, अब मेरी उम्र ही क्या रह गई है। बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। अगर मैं इस हाल में गहराई में जाऊं
तो मछलियों को नहीं पकड़ूंगी, बल्कि मछलियाँ मुझे ही पकड़कर खा जाएंगी। हा हा हा। अम्मा, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। इन छोटी मछलियों से तुम्हें क्या दाम मिलेगा, जरा सोचो। हाँ बेटा, बड़ी और अच्छी मछलियाँ तो अब जाल में फंसती ही नहीं। रोज वही छोटी छोटी मछलियाँ हाथ में आती है। और अब उम्र भी तो हो चली है मेरी, शरीर जवाब दे रहा है। बस एक ही चिंता हर रोज सताती है, इस बुढ़ापे में मुझे कौन खिलाएगा। मछली पकड़ने की थकान और दिन भर की धूप से हार कर बूढ़ी अम्मा आखिरकार नदी किनारे लगे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। पेड़ की ठंडी छाया उनके चेहरे पर पड़ती है। अम्मा धीरे धीरे अपने थैले से पुरानी पोटली निकालती हैं। उस पोटली में रखी होती है घर से बनाई हुई सूखी रोटी। अम्मा का साथ देने वाला और कोई नहीं था, बस उनका वफादार कुत्ता कालू। हे कालू, कालू, अरे बेटा, आ जा इधर, इधर आ बेटा। थोड़ी देर में झाड़ियों के पीछे से एक दुबला पतला काला कुत्ता दौड़ता हुआ आता है। उसकी पूंछ खुशी में हिल रही होती है। अम्मा उसे देखकर मुस्कुराती हैं और अपने हाथ से रोटी का टुकड़ा तोड़कर आगे बढ़ाती हैं। हाँ कालू, हाँ ले रे मामा, रोटी खा। हाँ खा बेटा, पेट भर कर खा। हाँ अरे ओ खा, अच्छे से खा, भले मैं आधा खाऊं, पर तू तो पूरा पेट भर के खा बेटा। हाँ हाँ, देखो रे कालू, तू ही मेरा सब कुछ है अब। हाँ तू खा ले, अच्छे से खा ले, ऊपर वाला जो भी करे, पर जब तक तू है मुझे कभी अकेलापन नहीं लगेगा। हाँ, इतनी बड़ी मछली कहाँ से मिलेगी तुम्हें? सुबह सुबह मेरे पति पकड़ कर लाए हैं, इसलिए बेचने चली आई हूँ। हाँ, वाह, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ओ बूढ़ी, ये छोटी मछलियाँ कैसे किलो दी? 150 रुपए किलो है बाबूजी। अरे बाप रे, इतनी महंगी? मेरे पास आओ बाबूजी, मेरे पास बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, वो भी बहुत सस्ती। हाँ, ये अच्छा रहेगा। आज बड़ी मछली ही खरीद लेता हूँ। ये छोटी मछली खाई जाएगी क्या? छोड़ो। हाँ हाँ, तुझसे छोटी मछली खाई भी जाएगी, बुद्धू कहीं का। एक तो भगवान मेरे जाल में कभी बड़ी मछली फंसाता ही नहीं है। हाँ। बूढ़ी अम्मा की आंखों में मायूसी उतर आती है। वो सिर झुकाकर अपनी टोकरी देखती हैं। तभी एक ग्राहक उनके सामने आ खड़ा होता है। अरे दादी, इन छोटी मछलियों का भाव क्या है? 150 किलो। 140 रुपए दो, तो मैं 500 ग्राम ले लूंगा। ठीक है, वही दे दो। कुछ देर बाद बाजार खाली होने लगता है। जहाँ पहले भीड़ थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरता जा रहा था। हाँ, अरे बाजार तो खाली हो गया, तो क्या आज अब और मछलियाँ नहीं बिकेंगी? अगर ये मछली नहीं बिकेंगी तो आज का खाना कैसे बनेगा? ये छोटी मछलियाँ कैसे किलो दी? 150 रुपए किलो है बाबूजी। क्या इतना महंगा कौन बेचता है? 90 रुपए में दोगी क्या? तभी तो लूंगा। 150 रुपया। हाँ, इतने कम में तो नहीं हो पाएगा बेटा, इससे ज्यादा तो मेरी मेहनत लग जाती है। देखो दादी, बाजार उठ रहा है, अब कोई नहीं खरीदेगा। जो बची है वो 90 में दे दो, समझ लो फायदा है।
हाँ हाँ, ठीक है, ले लो। कम से कम आज रात कुछ तो खाने का इंतजाम होगा। हाँ। अम्मा टोकरी में बची मछलियाँ उसे सौंप देती हैं। हाथ में कुछ सिक्के आते हैं, पर आंखों में भारीपन। हाय रे ऊपर वाले, आज इतने ही पैसे मिले, इससे तो 2 मेले आलू चावल के सिवा और कुछ नहीं जुटेगा। फिर बूढ़ी अम्मा अपने लिए चावल उबालने लगती हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके पास तो नमक ही नहीं है। घर में जरा भी नमक नहीं है। सिर्फ आलू और उबले हुए चावल, वो भी बिना नमक। ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा। बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो धीरे धीरे बुदबुदाती हैं, जैसे अपने पति से बातें कर रही हों। जी, आप तो चले गए मुझे छोड़कर, मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए जी? आपने मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया जी? बताओ ना। अगली सुबह बूढ़ी अम्मा फिर से नदी किनारे पहुँचती हैं। हाथ में पुराना सा जाल, मन में उम्मीद आज शायद बड़ी मछली मिले। तभी पीछे से एक आदमी चिढ़ाते हुए आवाज लगाता है। अरे दादी, फिर आ गई छोटी मछलियां पकड़ने? दादी, आज से बहुत हो गया, तुम्हारे भाग्य में बड़ी मछली नहीं है। तू अपना काम कर रे करमजले, मेरे जाल में क्या फंसा है क्या नहीं, इससे तुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? अम्मा फिर जाल पानी में फेंकती हैं, लेकिन जब बाहर निकालती हैं तो उसमें एक भी मछली नहीं होती। लगता है आज दादी अम्मा के जाल में एक भी छोटी मछली भी नहीं फंसेगी। अम्मा चुपचाप जाल फेंकती हैं। कुछ देर बाद जाल में अजीब सा भारीपन महसूस होता है। हे ऊपर वाले, बस एक बड़ी मछली दे दो, एक ही बड़ी मछली। अम्मा पूरा जोर लगाती हैं, मगर जाल पानी से खींचा ही नहीं जा रहा। अरे, ये तो अकेले से खींच ही नहीं सकती। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले तो गालियां दे रही थी मुझे। अरे, छोटी मोटी बातों पर गुस्सा नहीं किया जाता बेटा। चलो इधर आ जाओ। पता नहीं ये जाल में क्या फंसा है, अकेली निकाल नहीं पा रही हूँ। लगता है कोई बड़ी लकड़ी फंस गई होगी। हो सकता है, लेकिन बेटा जरा खींच के देखो, अगर बड़ी मछली हुई तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दूंगी। हाँ हाँ, अच्छा, आता हूँ। दोनों मिलकर जाल बाहर खींचते हैं। जाल सचमुच बहुत भारी है। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत भारी है। धीरे धीरे पानी से एक चमकदार अनोखी मछली बाहर निकलती है। हाँ, ये कौन सी मछली है हरिया? देखने से तो कोई विदेशी प्रजाति लग रही है। यहाँ तो कभी ऐसी पाई नहीं जाती। दादी, बाजार में इसकी बहुत कीमत मिलेगी, बहुत ज्यादा कीमत। हाँ बेटा, जरा इसे ऊपर उठा दो। हाँ, रुको रुको, तुम यही रुको, मैं उठा देता हूँ। हरिया जैसे ही मछली को पकड़ता है, अचानक भागने लगता है। अरे चोर चोर चोर, मेरी मछली चुरा कर ले जा रहा है। कोई पकड़ो उसे। अरे कोई पकड़ो बदमाश को। हाँ, कोई पकड़ो। अम्मा की चीख सुनकर उनका कुत्ता कालू दौड़ पड़ता है, कूदकर हरिया को गिरा देता है। हाय रे, बचाओ बचाओ, इसने काट लिया, खून निकल गया। हाँ, वाह कालू वाह, बहुत अच्छा काम किया रे तूने। वाह मेरे लाल वाह। अम्मा, क्या बात हो गई? विमला, देख तो सही, मेरे जाल में ये बड़ी मछली फंसी थी। मैं अकेली निकाल नहीं पा रही थी, तो मैंने इस हरिया बदमाश को बुलाया और ये मछली चुराकर भागने लगा। शुक्र है मेरे कालू ने पकड़ लिया। छी, हरिया, ये तो बहुत ही बेशर्मी का काम है। जाकर कहीं डूब मर। मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगा।
तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आता है। अम्मा, जाने दो इसे। ये मछली कोई बड़ी और बहुत खास प्रजाति लग रही है। मैं मंडी में काम करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, इसकी बहुत ऊंची कीमत मिलेगी। बूढ़ी अम्मा अपनी आंखों में चमक और दिल में उम्मीद लिए उस आदमी के साथ मंडी की तरफ चल पड़ती हैं, जैसे जिंदगी अचानक से बदलने वाली हो। अम्मा और बाजार अधिकारी मछली को लेकर मंडी पहुंचते हैं। भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग हैरान हैं इस अजीब और विदेशी मछली को देखकर। नीलामी शुरू होती है। सुनो सुनो सुनो, ये खास मछली बिकने के लिए तैयार है। बोली शुरू होती है 500 रुपए से। 2 लाख, 2 लाख रुपए लगाए हैं। अब कोई और है? 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख की बोली। कोई और है? 3 लाख रुपए। वाह, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए की बोली लग गई। 3 लाख 1, 3 लाख 2, 3,75,000, 3,75,000, 3,75,001, 3,75,002, 3,75,003। मछली बिक गई। पूरी मंडी तालियों से गूंज उठती है। बूढ़ी अम्मा की आंखों में चमक आ जाती है। दादी, अब ये मछली आपकी नहीं है। ये रहे पूरे 3,75,000 रुपए। अब आप ये मछली उस खरीदार को दे दीजिए। फिर बूढ़ी अम्मा घर जाकर अपने लिए स्वादिष्ट खाना बनाने लगती हैं। हाय रे ऊपर वाले, इतना सारा धन मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं देखा था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे इतना धन दिया।